हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का 7th चैप्टर संघवाद। दोस्तों संघवाद चैप्टर से जो भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने इस वीडियो के अंदर रखे हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बीच में स्किप मत करना। अब दोस्तों समझते हैं पहले संघवाद। तो दोस्तों संघवाद होता क्या है? जैसे मान लो हमारा जो देश है भारत इतना बड़ा क्षेत्रफल में है जो कि एक व्यक्ति से संभालने में मुश्किल है, तो इसलिए दोस्तों क्या है कि पावर शक्ति का बंटवारा किया गया है केंद्र और राज्य में। ठीक है, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम करते हैं दोस्तों, तो उसी को ही हम संघवाद करते हैं। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। पहला जो क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट, अनुच्छेद 1 क्या दर्शाता है, आपको ये बताना है। क्या बताना है? अनुच्छेद 1 क्या दर्शाता है, जरा ध्यान दीजिए दोस्तों। अनुच्छेद 1, तो अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। यह भारत की संघीय संरचना को दर्शाता है जिसमें राज्यों और केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो अनुच्छेद 1 में ही क्या किया गया है? राज्यों और केंद्र के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए शक्ति विभाजन का क्या मतलब है दोस्तों, क्या बोला जा रहा है? शक्ति विभाजन का अर्थ क्या है? देखिए शक्ति विभाजन का अर्थ है कि संविधान के अनुसार केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी, कार्यकारी, वित्तीय शक्तियां विभाजित की जाती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? शक्ति विभाजन। ठीक है, तो समझ में आ रहा है दोस्तों मैंने क्या कहा? शक्ति विभाजन का अर्थ क्या है? संविधान के अनुसार केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी, कार्यकारी, वित्तीय शक्तियां विभाजित की जाती है, इसी को हम शक्ति का विभाजन कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कब व किसके द्वारा गठित किया गया था? अब क्या बोल रहा है? कब मतलब सहकारी आयोग दोस्तों। ठीक है, ये थोड़ा क्वेश्चन लिख लेना। सहकारी आयोग कब व किसके द्वारा गठित किया गया था? ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन में फॉल्ट है, ध्यान देंगे। सरकारिया आयोग कब व किसके द्वारा गठित किया गया था? समझ में आया क्वेश्चन? सरकारिया आयोग किसके द्वारा गठित किया गया था, कब और किसके द्वारा? तो ध्यान देंगे जो है हमारा सरकारिया आयोग 1983 में भारत सरकार द्वारा गठित किया गया था। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्य के बीच संबंधों की समीक्षा करनी थी। ठीक है, जो भी राज्य और केंद्र के बीच में संबंध है उसकी देख रेख करना था, समझना था उसको। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए दोस्तों, ज्यादा स्वायत्तता पाने की चाह में प्रदेशों ने कौन कौन सी मांग उठाई? जो प्रदेश होते हैं, मतलब प्रदेश होता है राज्य या प्रांत बोल लो एक तरीके से, वो ज्यादा स्वायत्तता मतलब क्या? फ्रीडम चाहिए उन्हें काम करने का या कुछ भी चीज का। ठीक है, देखिए पहला क्या है? वित्तीय स्वायत्तता। इन्हें वित्तीय स्वायत्तता चाहिए रहता है। राज्य चाहते हैं कि उन्हें उनके वित्तीय साधनों पर अधिक नियंत्रण हो। आगे है विधायी स्वायत्तता। देखिए कुछ राज्य केंद्र के हस्तक्षेप को कम कर अपनी विधायी शक्तियों को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये सारे मांग है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए सांस्कृतिक और भाषा की रक्षा। ठीक है, देखिए राज्यों ने अपनी संस्कृति और भाषाई पहचान को बनाए रखने की मांग की है। ठीक, आगे केंद्र राज्य संबंधों में सुधार। देखिए राज्य चाहते हैं कि केंद्र सरकार उनके अधिकारों और स्वायत्तता का सम्मान करे। ठीक है दोस्तों, ये हमारे कुछ पॉइंट थे। वित्तीय स्वायत्तता, विधायी स्वायत्तता और संस्कृति और भाषा की रक्षा, केंद्र राज्य संबंधों में सुधार। दोस्तों ये है ज्यादा स्वायत्तता पाने की चाह में प्रदेशों ने कौन कौन सी मांग उठाई। तो दोस्तों ये निम्नलिखित मांग है जो कि राज्य उठाते रहते हैं केंद्र से ज्यादा शक्तियां प्राप्त करने के लिए। ठीक है, अब देखिए आगे जो पॉइंट है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन के प्रावधान का उल्लेख कीजिए। क्या बोला जा रहा है? राज्यों में राष्ट्रपति शासन के प्रावधान का उल्लेख कीजिए। ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन तब लागू किया जाता है जब राज्य सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कार्य करने में विफल हो जाती है। जो राज्य सरकार जैसे मुख्यमंत्री होता है राज्यों के, तो वो अगर संवैधानिक रूप से कोई काम करने में विफल हो जाते हैं राज्यों के अंदर, तो उस दौरान क्या रहता है? राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू हो जाता है वहां पे। ठीक है, राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ जाए तब पर भी। ठीक है, राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती है और राज्यपाल उनके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। दोस्तों इस तरीके से बोल सकते हैं कि राज्यों पर राष्ट्रपति शासन कब लागू होता है? जब राज्य की सरकार अच्छे से काम न कर सकती हो, कानून व्यवस्था बिगड़ जाए। ऐसी स्थिति में दोस्तों क्या है कि आपका राष्ट्रपति शासन जो है राज्य के अंदर लागू हो जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। अब देखिए अगला पॉइंट दोस्तों क्या है हमारा, ध्यान देंगे इसके ऊपर। भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक है लेकिन वास्तव में एकात्मक। इसकी आत्मा
आत्मा है। ठीक है, देखिए ध्यान से, भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक है, लेकिन वास्तव में एकात्मक इसकी आत्मा क्या है? आत्मा है। मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे केंद्र और राज्यसभा में जो शक्तियाँ, राज्य सरकार में जो शक्तियाँ बटी हुई हैं, तो केंद्र को ज़्यादा मजबूत किया गया। संघात्मक है लेकिन इसे एकात्मक प्रतीत होता है। ठीक है, तो इसको आत्मा बताते हैं। तो ध्यान दीजिए, संघात्मक विशेषता पहले समझो। शक्ति विभाजन, देखिए केंद्र राज्यों के बीच शक्ति स्पष्ट की गई है। ठीक है, दोहरी सरकार, केंद्र और राज्य स्तर पर अलग अलग सरकारें हैं। ठीक है, संविधान का सर्वोच्चता, केंद्र और राज्य दोनों के लिए संविधान का पालन करना अनिवार्य है। तो ये आप क्या समझ रहे हैं? संघात्मक विशेषताएं हैं। ठीक है, ये तीन, शक्ति विभाजन, दोहरी सरकार और संविधान की सर्वोच्चता। ठीक है, आगे है एकात्मक आत्मा। देखिए, मजबूत केंद्र, अब मजबूत केंद्र बनाया गया है, राज्य को थोड़ा कमजोर बनाया गया है, इसलिए हम बोलेंगे एकात्मक आत्मा। ठीक है, देखिए केंद्र को अधिक शक्तियां प्राप्त हैं, जिससे अवशिष्ट शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो भी केंद्र करता है। देखिए राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं हर राज्य में। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रीय एकता, केंद्र सरकार राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है। इस प्रकार संविधान संघात्मक है लेकिन संकट के समय एकात्मक स्वरूप प्रदान करता है। ठीक है, संघात्मक है लेकिन कोई समस्या आ गई तो उस समय में केंद्र पूरा एक्शन ले सकता है किसी भी राज्य के ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक है लेकिन वास्तव में एकात्मक है इसकी आत्मा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का वर्णन करिए। अब तीन सूचियों में बांटा गया है शक्तियों को, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो देखिए संघ सूची में केवल जो है केंद्र सरकार बना सकता है, जैसे रक्षा, विदेश नीति और संचार आदि पर। ठीक है, राज्य सूची में केवल क्या होता है, राज्य ही सरकार बनाती है, जैसे पुलिस, स्वास्थ्य और कृषि आदि पर। ठीक है, समवर्ती सूची, इन विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों सरकार बनाती है, मतलब दोनों कानून बना सकती है, जैसे शिक्षा, वन और श्रम। यदि समवर्ती सूची के विषय पर राज्य व केंद्र के कानून में टकराव होता है तो केंद्र का कानून प्रभावी होगा। अगर केंद्र और राज्य के बीच में कोई विवाद होता है कोई भी विधेयक को लेकर, तो उस हालात में किसकी बात सुनी जाएगी दोस्तों? तो केंद्र की बात प्रभावशाली रहेगी और उसी की बात को है जो सुना जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वायत्तता और अलगाववाद का क्या अर्थ होता है? देखो स्वायत्तता का मतलब क्या होता है? अधिक आज़ादी काम करने की या किसी तरीके से अधिक छूट दी जाए। लेकिन अलगाववाद का क्या होता है? मतलब कि अलग हो जाना। ठीक है, मतलब राज्य से अलग हो जाना, देश से अलग हो जाना, इसे कहेंगे हम अलगाववाद। देखिए स्वायत्तता, इसका अर्थ है राज्यों को अपनी संस्कृति, प्रशासनिक, वित्तीय मामलों में अधिक स्वायत्तता देना। क्या है? प्रशासनिक, वित्तीय मामलों में अधिक स्वायत्तता देना। ठीक है, और स्वायत्तता देना यह संघीय ढांचे का मतलब क्या है? ये संघीय ढांचे को मजबूत करता है और राज्यों की पहचान को बनाए रखता है। अब क्या है? अलगाववाद। देखिए जब राज्य स्वायत्तता की मांग से आगे बढ़कर केंद्र से पूरी तरह अलग होने की मांग करता है तो उसे अलगाववाद कहते हैं। ठीक है, मतलब उसे अपने आप को स्वतंत्र बनाना है पूरी तरीके से, मतलब केंद्र से हटकर अपना एक अलग ही राज्य को देश बना लेना। ठीक है, तो ये दोस्तों था हमारा अलगाववाद और स्वायत्तता। ठीक है दोस्तों, तो ये चैप्टर होता है हमारा खत्म। पहले देखते हैं अंतर भी पढ़ लेते हैं अलगाववाद और जो है हमारा स्वायत्तता में। देखिए स्वायत्तता संघीय ढांचे को मजबूत करती है जबकि अलगाववाद राष्ट्रीय एकता को कमजोर करती है। ठीक है, स्वायत्तता कानून और संविधान के दायरे में होती है जबकि अलगाववाद संविधान का उल्लंघन करता है। तो देखिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि स्वायत्तता की मांग राष्ट्रीय एकता के खिलाफ ना हो जाए। ठीक है, बस तो ये दोस्तों क्या है, स्वायत्तता हमारे देश की एकता के लिए सही रहता है लेकिन अलगाववाद देश की एकता को कमजोर करता है। ठीक है, स्वायत्तता कानून और संविधान के दायरे में होती है जबकि अलगाववाद संविधान का उल्लंघन करता है। अब देखिए जो स्वायत्तता होता है वो जब तक सही रहता है जब तक वो राष्ट्र के खिलाफ ना हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड। तो दोस्तों सभी क्वेश्चनों को जो है आपको नोट करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को दोस्तों कैसी लग रही है कमेंट करके बताइए। और दोस्तों अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और इस अपने दोस्तों तक इसे भी शेयर भी कीजिए। ठीक है, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक दोस्तों पढ़ते रहिए अच्छे से। ठीक है।